एक पल के लिए सोचिए, साल 1914 का दौर। चारों तरफ सिर्फ अंतहीन बर्फ के मैदान और हड्डियां गला देने वाली ठंडी हवाएं। एक ऐसी जगह जो बाकी दुनिया से बिल्कुल कटी हुई है। ना कोई जीपीएस, ना ही मदद की कोई भी उम्मीद। आज के इस विश्लेषण में एक ऐसी खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली सर्वाइवल कहानी को समझा जाएगा जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसान की सहन शक्ति की असली सीमाएं आखिर क्या हैं। 497 ये महज एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा और डरावना सवाल है। बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हमारी धरती के सबसे जानलेवा माहौल में कुछ इंसानों का एक क्रू पूरे 497 दिनों तक कैसे फंसा रहा, और उससे भी बड़ी बात, वो सर्वाइव कैसे कर गए। चलिए इस असंभव से लगने वाले सफर की शुरुआत से गहराई में उतरते हैं। भाग 1, अंटार्कटिका का असंभव सपना। इस कहानी के केंद्र में है एक लेजेंडरी एक्सप्लोरर, सर अर्नेस्ट शैकल्टन। इनका एक ऐसा लक्ष्य था जिसे उस समय पूरी तरह नामुमकिन माना जाता था। पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पैदल पार करना। ये इतिहास का वो कदम था जो आज तक किसी ने नहीं उठाया था। और ये कोई मामूली ट्रैकिंग नहीं थी। जरा इस चुनौती को समझिए। 2900 किलोमीटर का लंबा फासला, और वो भी -50 डिग्री सेल्सियस के खौफनाक तापमान में। ये मौसम का वो भयानक रूप है जहां इंसान का खून तक जमने लगता है और हर एक सांस लेना भी मौत से लड़ने के बराबर होता है। हालांकि खतरे की घंटी पहले ही बज चुकी थी। जब शैकल्टन का जहाज एंड्योरेंस इंसानी बस्ती के आखिरी ठिकाने साउथ जॉर्जिया आइलैंड पर पहुंचा, तो वहां के स्थानीय व्हेलर लोगों ने उन्हें साफ शब्दों में चेतावनी दी थी, इसे टाल दो, इन हालात में वहां जाना बहुत रिस्की है। लेकिन एंड्योरेंस ने रुकने से इनकार कर दिया और बर्फ के उस अनजान समंदर की तरफ बढ़ चला। भाग 2, बर्फ का जाल। जैसे जैसे ये सफर आगे बढ़ा, वो बड़ा सपना एक भयानक दुस्वप्न में बदलने लगा। उनका सामना वेडल सी से हुआ, एक ऐसा बर्फीला जाल जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। नवंबर 1914 में ये सफर शुरू हुआ, पर देखते ही देखते जनवरी 1915 आते आते एंड्योरेंस पूरी तरह से एक जमी हुई बर्फ की चट्टान में फंस गया। फिर शुरू हुआ अंटार्कटिका का सर्द, खौफनाक मौसम, जहां महीनों तक 24 घंटे सिर्फ अंधेरा रहता है। और फिर अक्टूबर 1915 में वो भयानक पल आया जब बर्फ के भारी दबाव ने जहाज को ही कुचलना शुरू कर दिया। इस मानसिक दबाव की कल्पना करना भी मुश्किल है। जमा देने वाली बर्फ पर खड़े होकर जब वो क्रू अपने एकमात्र घर को टुकड़े टुकड़े होकर डूबते हुए देख रहा था, तब क्रू मेंबर टॉम मैकलॉयड के मुंह से बस एक ही बात निकली, मुझे नहीं लगता अब हम अपने घर कभी वापस लौट पाएंगे। ये उनकी टूटती हुई उम्मीदों की एक दर्दनाक आवाज थी। जब बचने का आखिरी साधन ही डूब जाए तब इंसान क्या करे। ऐसे में शैकल्टन का एक बेहद सख्त आदेश आया। हर एक आदमी को सिर्फ 2 पाउंड यानी लगभग 1 किलो का निजी सामान ले जाने की इजाजत थी। बाकी सब कुछ उसी बर्फ पर छोड़ देना था। यहाँ तक कि जहाज के फोटोग्राफर को अपनी सैकड़ों अमूल्य तस्वीरें वहीं छोड़नी पड़ी, क्योंकि उस वक्त सबसे कीमती चीज थी सिर्फ और सिर्फ उनकी जान। भाग 3, अनजान में बहते हुए। जहाज डूबने के बाद उन्होंने बर्फ के ही एक टुकड़े पर कुछ टेंट लगाए और उसे नाम दिया ओशन कैंप। ये कोई सुरक्षित जमीन नहीं थी, बल्कि एक सिकुड़ता हुआ बर्फ का टुकड़ा था जो उन्हें धीरे धीरे सभ्यता से और भी दूर बहा ले जा रहा था। हाड़ कंपा देने वाली इस ठंड में अब भुखमरी ने दस्तक दी। राशन के नाम पर बस दिन का एक बिस्किट, पानी मिला हुआ थोड़ा सा दूध और नाम मात्र का मीट पेस्ट। लेकिन यहाँ एक बहुत कड़वा सच छुपा था। शैकल्टन अंदर ही अंदर खाने की असली मात्रा को लेकर अपने क्रू से झूठ बोलते थे। क्यों? ताकि लोगों की हिम्मत पूरी तरह से टूट ना जाए और वो निराशा के गहरे अंधेरे में ना डूब जाए। इस कहानी का सबसे डार्क और खौफनाक हिस्सा अब सामने आता है। जहाज पर ब्लैक बैरो नाम का एक इंसान छुपकर आ गया था। जब खाना खत्म होने के कगार पर पहुंचा तो उसे साफ साफ बता दिया गया कि अगर खाने को कुछ नहीं बचा तो सबसे पहले उसी को खाया जाएगा। ये चेतावनी दिखाती है कि वो मौत और वहशीपन के कितने करीब खड़े थे। और फिर एक रात वो खौफनाक मंजर भी आया। घने अंधेरे में वो बर्फ का टुकड़ा जिस पर उनका कैंप था, अचानक बीच से टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया। एक आदमी सीधे उस जमा देने वाले काले पानी में जा गिरा। किसी तरह एक जानलेवा रेस्क्यू में उसे वापस खींचा गया,
पर यह साफ था कि अब उनके पैरों के नीचे से जमीन या कहें बर्फ पूरी तरह खिसक रही थी। भाग 4, सबसे खतरनाक समुद्री सफर। जब बर्फ ने पूरी तरह से साथ छोड़ दिया तो उन लोगों के पास अपनी 3 छोटी नावों में सवार होकर खुले खतरनाक समुद्र में उतरने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा। जान बचाने के लिए उनके पास 3 ही विकल्प थे, केप हॉर्न, फॉकलैंड आइलैंड्स या साउथ जॉर्जिया। शैकल्टन ने सबसे दूर का विकल्प चुना, साउथ जॉर्जिया, क्योंकि हवाओं का रुख सिर्फ उसी दिशा में उनका साथ दे सकता था। जरा स्थिति की गंभीरता को समझिए। एक तरफ हाथ से चलने वाली 22 फुट की छोटी सी लकड़ी की नाव और सामने ड्रेक पैसेज। ये हमारी धरती का सबसे हिंसक समुद्री रास्ता है, जहां लहरें 12-12 मीटर तक ऊंची उठती हैं। उन्हें तूफानी हवाओं के बीच एक तिनके जैसी नाव में अपनी जान बचानी थी। सिर्फ सितारों को देख के रास्ता तय करते हुए, तूफानों और बर्फीले पानी के थपेड़े सहते हुए 522 दिन, जी हाँ, अपना सफर शुरू करने के ठीक 522 दिन बाद उनके पैरों ने पहली बार फिर से ठोस जमीन को छुआ। लेकिन राहत अभी बहुत दूर थी। भाग 5, एक चमत्कारी रेस्क्यू। वो जमीन पर तो पहुंच गए, लेकिन वो साउथ जॉर्जिया आइलैंड का बिल्कुल गलत हिस्सा था। जहां उन्हें मदद मिल सकती थी वो जगह आइलैंड के दूसरी तरफ थी और बीच में खड़ी थी वो खौफनाक बर्फीली पहाड़ियां जिन्हें पार करना बिल्कुल असंभव माना जाता था। यहाँ इंसानी हिम्मत ने अपनी सारी हदें पार कर दी। शैकल्टन और उनके 2 साथियों ने बिना रुके पूरे 36 घंटे तक उन पहाड़ियों की जानलेवा चढ़ाई की, बिना किसी स्लीपिंग बैग के, बिना सही गियर के, बस कुल्हाड़ी से बर्फ काटते हुए वो आगे बढ़ते रहे। और इस बीच एलिफेंट आइलैंड पर पीछे छूटे हुए 22 आदमियों का क्या हुआ? वो 4 महीने से ज्यादा वक्त तक एक उल्टी की गई नाव के नीचे ठंड से कांपते हुए इंतजार कर रहे थे। वहां उनके लीडर फ्रैंक वाइल्ड ने एक अटूट विश्वास से उन्हें जोड़े रखा। हर सुबह उठकर वो बस एक ही बात कहते, अपना सामान बांधो लड़कों, बॉस आ जा सकते हैं। और आखिरकार उनका बॉस आ गया। बर्फ के कारण 3 बार फेल होने के बाद शैकल्टन एक रेस्क्यू शिप लेकर उन तक पहुंची गए। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा चमत्कार क्या था? शून्य। इतने भयंकर हादसों के बाद भी उस क्रू का एक भी आदमी नहीं मरा। कैजुअलिटी रेट 0। ये कहानी सिर्फ इतिहास के पन्नों में दबी नहीं है। साल 2022 में एंड्योरेंस का मलबा वेडल सी की गहराइयों में बिल्कुल सुरक्षित अवस्था में मिल गया। 106 सालों बाद भी खड़ा ये मलबा उस ऐतिहासिक लड़ाई की एक जीती जागती गवाही है। तो इस पूरे सफर को जानने के बाद एक बहुत गहरा सवाल रह जाता है। जब एक इंसान का हौसला टूटने से पूरी तरह इनकार कर दे, तो हमारी सहन शक्ति की असली सीमाएं आखिर क्या रह जाती है? शायद कोई सीमा होती ही नहीं। ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि अटूट विश्वास और कभी न हार मानने वाली जिद के आगे मौत को भी झुकना पड़ता है।